क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. इट सेज व्हाट आर आयंस एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड. सो आयन इज एनी स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड by the loss or gain of the electrons. The metals on the left hand side of the periodic table generally lose electrons to form positive ions, and electronegative elements such as chlorine or all the halogens, they have the ability to accept the electrons to form negative ions. तो जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन हो जाते हैं दूसरे एंड पे, और पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं, मेटल्स फॉर्म करती हैं जो ग्रुप 1A और 2A से लेके ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक की मेटल्स हैं, जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी शामिल हैं. ये सारे पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो ग्रुप 13 से 15 के एलिमेंट्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये भी आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव भी फॉर्म कर लेते हैं और नेगेटिव भी, क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं जिसमें बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है और नाइट्रोजन फैमिली है. और जो ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉन मेटल्स, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ मैंने ये ग्रुप 2 की मेटल आपको दिखाई है. इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये लूज़ कर देते हैं. इसी तरह से अगर कोई ग्रुप 1 की मेटल देखें तो ये मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखती है विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. इसी तरह से अगर कोई और एग्ज़ाम्पल देखनी है तो ग्रुप 13 की एलुमिनियम is an important metal. It has the ability to form +3 with the loss of 3 electrons, because it is a member of group 3A with 3 electrons in the valence shell. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर लेती है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेती है. लेकिन यहाँ जो तफसील है वो आयंस की है. तो आयन इज़ एनी स्पीशी विच कैरीज सम चार्ज. तो आप इसको लिख सकते हैं एनी स्पीशी विच कैरीज सम चार्ज. फॉर्म कैसे होती हैं? बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये है इसका ख़ुलासा. इसके अलावा बाज़ मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी आयन बनाया जा सकता है, जैसे कि ये मीथेन है. ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें स्ट्रिक्ट कोवलेंट बॉन्डिंग है कार्बन की 4 हाइड्रोजन्स के साथ. इसमें चार्ज इंड्यूस करवाने के लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे. एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजरवाएं तो आयनाइज हो जाती है स्पीशी, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर में. और दूसरा तरीका ये है कि इसका बॉन्ड तोड़वा दें, एक हाइड्रोजन इससे तोड़ के अलहदा कर लें और इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे आयोडीन है जोड़ दें, तो ये फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. तो काफ़ी सारे तरीके हैं किसी भी स्पीशी को चार्ज करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए. तो आयोनाइज करने का मकसद ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स आपने किसी तरीके से तोड़ने हैं. तो ये चंद तरीके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट आर आइसोटोप्स. सो आइसोटोप्स पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं. दे आर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट which differ in number of neutrons only.
न्यूट्रॉन नंबर के फ़र्क के साथ ये आइसोटोप कहलाते हैं। अब एक ही एलिमेंट है जैसे कि कार्बन है, तो ये 3 आइसोटोप्स में, इसके 3 आइसोटोप्स आपको मिलेंगे नेचर में। C12 है, C13 है, C14 है। C12 में तो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक नॉर्मल एटम में होने चाहिए, सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। C13 में न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो जाता है, प्रोटॉन 6 ही रहते हैं, और C14 में न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 हो गई, 6 प्रोटॉन्स। इस तरह से ये है। इस तरह से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। पहले का नाम प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। पहले में न्यूट्रॉन 0 है और प्रोटॉन 1 है। दूसरे में न्यूट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। और तीसरे आइसोटोप में न्यूट्रॉन 2 हो गए और प्रोटॉन 1 ही है। तो यहाँ पे फिर एटॉमिक मैसेज का भी फ़र्क आ जाता है। पहले वाले को प्रोटियम कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन 0 है। दूसरे वाले को ड्यूट्रियम कहते हैं, यानी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसको ट्रिटियम कहते हैं बिकॉज इट हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। सो दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स उनके नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और बाज़ एबंडेंट हैं और बाज़ लेस एबंडेंट हैं। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं न्यूट्रॉन नंबर की वेरिएशन के साथ। फिर इनमें रेडियो एक्टिव करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं, और फिर इनके न्यूक्लियस को जब बम्बार्ड करवाया जाए और तोड़ा जाए तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज, और इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनोज़ वगैरह, जिनसे फिर हम मैसिव स्केल पे बहुत सारे काम जैसे कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड काम है वो हम इनसे लेते हैं। पार्ट ये कहता है कि हाउ वी डिड्यूस फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स जो हैं ये जब इनका रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमें फिर इनकी रिलेटिव अबंडेंस और इनकी एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है। तो फिर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वो फार्मूला ये है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप plus its atomic mass of that respective isotope, and then you will divide it by 100, तो आपके पास उसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, तभी हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला यही अप्लाई होगा। अब नियॉन के केस में एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, और एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 20 है, रिलेटिव अबंडेंस उसकी ये मल्टीप्लाई है रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, और इसी तरह फिर दूसरे का भी साथ मिलाएंगे। देखिए 20 इंटू 90.92, ये एक नियॉन का आइसोटोप है, ये उसका एटॉमिक मास, ये उसकी अबंडेंस। दूसरा आइसोटोप 21 और 0.26 इसकी रिलेटिव अबंडेंस है नेचर में। फिर तीसरे की बात करें तो 22 एटॉमिक मास और 8.82% इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। तो इस सारे को फिगर आउट करके 100 से अब डिवाइड कर दें तो आपके पास एक फ़िगर आ जाएगी जो कि नियॉन का जो है वो रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास होगा ऑफ ऑल दीज 3 आइसोटोप्स। तो ये है निकालने का तरीका। हम किसी भी
एलिमेंट जिसकी जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस और उनका इंडिविजुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास, रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मास को इस तरह से इनकॉर्पोरेट करके और 100 से फिगर आउट करके तो रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास गिवन होता है, जैसे कि नियॉन नोबल गैस फैमिली की मेंबर है तो 20.179 AMU है, AMU या ग्राम्स, ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसके सारे आइसोटोप्स का इसी तरह से फिगर आउट करके निकाला गया है। इसी तरह से कार्बन का देखेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास 12.011 लिखा होगा, ये एवरेज एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप्स इसके मिला के 1.008 होगा। तो ये इस तरह से फार्मूला को अप्लाई करके जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको फिगर आउट कर लिया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है और हमारे पास जो है वो उनका एवरेज आ जाती है और वही भी पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है। तो जब भी आइसोटोप्स की बात आएगी तो एवरेज एटॉमिक मास की बात आएगी और फिर वो इस तरह से एवरेज निकलती है। रिलेटिव अबंडेंस की बात करनी है और एटॉमिक मासेस की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 says silver has atomic number 47 and has 16 known isotopes but 2 naturally occurring, that is silver 107 and silver 109. Given the following data, calculate the average atomic mass of silver. तो यहाँ पे जब हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो सिंपली हमने फार्मूले को अप्लाई करना है और वो एवरेज एटॉमिक मास AAM मैंने लिखा है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, पूरा ही लिख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ वन ऑफ silver 107 into relative abundance of this very isotope plus, so this constitutes one of the things, plus atomic mass of silver 109 into relative abundance of this very isotope divided by 100। अब यहाँ ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। 107 के केस में एटॉमिक मास 106.9 है तो 106.9 और मल्टीप्लाई किससे होगा 51.84 जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। इसके बाद ऐड का साइन डाल देंगे। दूसरे के लिए 108.9 प्लस जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 48.16 और डिवाइड कर देंगे आप इसको 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 107.8 ग्राम्स पर मोल इधर लिख रहा हूँ। Question number 7 says boron with atomic number 5 has 2 naturally occurring isotopes. Calculate the percentage abundance of boron 10 and boron 11 from the given information। और information जो given है वो ये है, average atomic mass of boron which is given as 10.81 AMUs, isotopic mass of बोरॉन का 10 नंबर आइसोटोप 10.0129, isotopic mass of
बोरॉन का 11 नंबर आइसोटोप विच इज़ 11.0093। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ से अब हमने स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। आइसोटोपिक मास इज़ गिवन है लेकिन अबंडेंस गिवन नहीं है। अबंडेंस को आपने अज्यूम करना है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 अज्यूम करें, को x अज्यूम कर लें, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरॉन 11 अज्यूम करेंगे। फिर 100 माइनस एक्स, क्योंकि ये 100 की बात है, रिलेटिव है। तो अब यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास, mass of boron 10 isotope multiplied by its relative abundance plus mass of boron 11 into relative abundance। डिवाइड किससे होगा? 100 से। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें गिवन है यहाँ पे बोरॉन के लिए 10.81, यहाँ लिखेंगे। मास ऑफ बोरॉन 10 गिवन है 10.01, 10.0129, और रिलेटिव अबंडेंस इसकी नहीं, x से ज़ूम की हुई है तो मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस के साथ मास ऑफ बोरॉन 11.0093 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। अब 100 को इधर ले आए, 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10.0129x प्लस 11 पॉइंट को इससे 100 से ज़रब देंगे तो 2 ज़ीरोज़ आगे, पॉइंट आगे चला जाएगा। 93 माइनस 11.0093x। अब इस x को इस x के सॉर्ट आउट करें और यहाँ पे ये बन जाएगा 1081 इज इक्वल टू 10.0129x माइनस 11.0093x प्लस 1100.93। इसको आप लेफ़्ट पे ले आएँ। 1081 माइनस 1100.93 इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेटर पे जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आप x के लिए फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 10.0129x माइनस 11.0093x। यहाँ आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि इससे आगे सिर्फ आपने इसको इससे माइनस करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 20.002 आएगी बोरॉन 10 की, क्योंकि हमने x से बोरॉन 10 को एज्यूम किया है। जब आप इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो 20.002% आएगी। और बोरॉन 11 का निकालना है तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। अबंडेंस बोरॉन 11 के लिए आप 100 माइनस 20.002 इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी बोरॉन 11 की अबंडेंस 79.998%।
तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ आपने जस्ट कैलकुलेटर को अप्लाई करके 10.0129 में से 11.0093 को माइनस कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इस वैल्यू को जो आंसर आएगा यहाँ डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जो कि परसेंट में होगा। मैंने इसलिए परसेंट डाल दिया है फॉर वन ऑफ द आइसोटोप्स, और दूसरे के निकालने के लिए आपने जस्ट 100 में से इस फिगर को माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 says डिफाइन विद एग्जांपल्स, दिस इज ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स जो हैं ये मोल्स की बात है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे कि 1 मोल सोडियम के ग्राम एटम्स कितने हैं, 23 ग्राम एटम्स आप लिख सकते हैं। तो ये 1 मोल के इक्विवेलेंट है। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज ग्राम एटम्स, इन अदर वर्ड्स molecular mass expressed in grams. Like 1 mole of methane gas has gram atoms carbon का 12 plus hydrogen 1 into 4, it becomes a 16 grams. So this is gram molecular mass of methane molecule because methane is a molecule. इसी तरह से ग्राम फार्मूला की अगर बात करें gram formula is for ionic species. Mass in grams of an ionic species. Sodium chloride is most commonly written ionic species. So 1 mole of sodium chloride, 1 mole will have sodium 23 and 35.5 for chlorine, becomes as 58.5 grams. So this is gram formula or formula mass of an ionic species which is formed by loss and gain of electrons. Gram ion is for an individual ion. Mass in grams of an individual ion. Individual ion means not existing as a subcompound. Just like this is calcium with +2 charge on it. This is magnesium with +2 charge on it. This is copper with +2 charge on it. This is sodium with +1 charge on it. तो इनका जो मैथ जब आप पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके देखेंगे तो इसका 40 है, और मैग्नीशियम का भी देख लेते हैं 24, कॉपर का 63.5, sodium का 23. So these are all grams. These are individual ionic ions, not existing as compounds, not existing as molecules. So their atomic mass when expressed in grams can be called as gram ions. Molar volume की बात करें, the volume occupied by a gas at STP. Generally it stands for ideal gases. Standard conditions of temperature and pressure. Temperature is 0 degrees C, pressure is 1 atmosphere,
and this is the volume which they occupy, which is 22.414 dm cubes. So this is molar volume. Molar volume, the volume occupied by an ideal gas at standard conditions of temperature and pressure, which is a fixed value like Avogadro's number. In this case, for ideal gases, the value stands as 22.414 dm cubes. Avogadro's number की बात करें तो the number of atoms, molecules or ions present in 1 mole of a substance is a fixed value, which is Na for Avogadro's number, and the value is 6.02 into 10 to the raised power 23. So you can say that 1 mole of sodium has 6.02 into 10 to the raised power 23 atoms. 1 mole of methyl chloride has 6.02 10 to the raised power 23 atoms, molecules and ions. 1 mole of calcium plus 2 ion has 6.02 into 10 to the raised power 23 ions. So this is a fixed value generated for 1 mole of any substance and is related to number of atoms, molecules and ions. Stoichiometry is a branch of science which deals with the quantitative analysis of reactants and products. If carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, balanced chemical equation is mandatory. 2 atoms, 2 atoms, 1 atom, 1 atom. So this यहाँ से डाटा इंटरप्रेट होगा क्या 1 mole of carbon, 1 mole of oxygen molecule reacts to form 1 mole of carbon dioxide gas. So फिर आप इन मोल्स के ग्राम्स भी बना लेंगे, पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे. कार्बन के लिए 12 है, 12 ग्राम्स. ऑक्सीजन 16 एक एटम का और 2 32 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड का 12 जमा 32 आएगा आपके पास 44 ग्राम्स. यानी इस स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज स्टोइशियोमेट्री. लास्ट टर्म है परसेंटेज यील्ड की. इट इज़ the ratio of actual yield by theoretical yield multiplied by 100 percentage yield find करने का. the amount of product formed during chemical reactions. एक theoretical जो chemical equation बताएगी, जैसे अभी हमने देखी कार्बन और ऑक्सीजन के केस में कि क्या रिएक्टेंट की ग्राम्स या मोल्स इन्वॉल्व थे, कितने और कितने प्रोडक्ट के, और फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जब और यही कार्बन डाइऑक्साइड बनाई यही रिएक्टेंट यूज़ करते हुए, तो क्या वैल्यूज़ जनरेट हुई, उनकी रेशो है और परसेंटेज के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है.